हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं अमित पाल बेटा आपके लिए जो सीडीपी प्रैक्टिस पेपर को हम लेकर के चल रहे थे उस पेपर की बात हम करेंगे आज बेटा। और जैसा कि आप सबने देख भी लिया है बेटा, सुनने में भी आ रहा है कि जो अपडेट आया है बहुत ही ख़राब। मैं कहूँगा, मैं तो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने बीएड किया हुआ है उनको अब पीआरटी से बाहर रहना पड़ेगा। ऐसा अभी देखो मोहर तो लगी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आदेश पारित हुआ है, आदेश दिया गया है। जो कोर्ट में चर्चाएं चली हैं उसको लेकर के काफ़ी बहस भी हुआ है, लेकिन इसमें राजस्थान सरकार की विजय प्राप्त हुई है। मैं कहूँगा कि जो केंद्र सरकार के द्वारा अपील की गई थी उस अपील में केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया और कुल मिलाकर के फ़िलहाल अभी जो फैसला है वो बीटीसी के पक्ष में डाल दिया गया है। तो अभी जो मोहर लगनी बाकी है, जो होगा उसके बारे में अपडेट हम देते रहेंगे बेटा। तो आप सभी फ़िलहाल अभी मेहनत करिएगा, क्योंकि आप अभी सीटेट को देने जा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो बेटा आपको ध्यान रख लेनी है सारी चीज़ें कि पेपर 2 जो बच्चे हमारे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे पेपर 2 के लिए, जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं वो पेपर 1 के लिए। क्वेश्चन का लेवल बेटा थोड़ा सा ही ऊपर नीचे रहता है, तो जो पेपर की हम बात कर रहे हैं पेपर 2 वालों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, और पेपर 1 वाले भी अभ्यास कर सकते हैं। क्वेश्चन कई बार हमारे सीडीपी के सेम ही रहते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा, टाइम को बिना गवाए। प्रैक्टिस पेपर बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट का, और जो सीटेट का प्रैक्टिस पेपर है बेटा 2019 वाला ये पेपर है, दिसंबर वाला, 2019 दिसंबर का। उसमें कुछ क्वेश्चंस को लिया गया है, कुछ क्वेश्चंस अलग से ऐड किए गए हैं, सारी चीज़ों को लेकर के बेटा तैयार किया गया है। तो मैंने इसमें हल्का हल्का सा मार्क आपके लिए लगा दिया है ताकि आपको थोड़ा सा पॉइंट मिले, बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको बेटा हर एक अपडेट समय से पहले सारी चीज़ों का मिलता रहे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बेटा, और जो पहला क्वेश्चन आपका आता है वो इस तरीके से है। और पहला क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियमन करना या संचलन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करने तथा सभी, ऐसी स्थिति में क्या करना संभव उत्पन्न होती है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कोई विद्यार्थी को पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार कोई गतिविधि करने का वो निर्णय लेता है, उसमें मुझे इसमें पुरस्कार मिलता है, मुझे ये बार बार करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि पहला ऑप्शन दिया है कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करता है। दूसरा ऑप्शन आता है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। तीसरा, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। और चौथा, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। जो बालक होता है, विद्यार्थी होता है बेटा, उसके अंदर एक तरीके से अगर देखा जाए तो सामाजिकरण के अंतर्गत वो आता है, और पुरस्कार एवं दंड का उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि आप भी अगर हैं, आपको किसी काम के लिए पुरस्कार दिया जाता है, एक बार अगर आपने पुरस्कार पा लिया तो दूसरी बार आपका मन करेगा ही करेगा कि मैं भी इसको ले लूँ। एक बार से एटलीस्ट आपका मन करेगा ही कि भाई मुझे दोबारा करना चाहिए, क्योंकि मुझे इच्छा है पुरस्कार पाने की। तो वो बार बार स्थिति जो आती है वो निर्णय लेने की, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि विद्यार्थी में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो रहा है। कि अधिगम के जो प्रति है, अधिगम के प्रति जो आप देख रहे होंगे वो भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, चलिए बेटा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ इस तरीके से है, अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपका आता है, इसमें बताया गया है कि ज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। बेटा जो संज्ञान होता है और संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, दिया है बेटा ऑप्शन नंबर 1, द्विविषय, यानी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है एक दिशीय, यानी संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, और एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। तो कुल मिला के बेटा आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि जो संवेदी सूचना को ग्रहण करके अगर हम प्रयोग करते हैं बेटा, तो वो संज्ञान या समझ कहते हैं। कोई भी आपको सूचनाएं मिलती हैं, उसको ग्रहण करने के बाद अगर आप उसको उपयोग करते हैं तो वो संज्ञान कहलाता है। और बालक का जो संवेगात्मक वातावरण होता है बेटा,
वो उसके भावात्मक तत्व और उसकी परिस्थितियों से निर्मित होता है। ठीक है, तो बालक जो होता है, जैसे शिक्षार्थी बड़ा होता है तो उसकी शिक्षा और उसके ज्ञान का जो अनुभव की सीमा है वो बढ़ती चली जाती है। आपका ज्ञान जो है, आपकी सीमा जो है बढ़ती चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सम्वेग जो है वो संज्ञान को प्रभावित करता है। सम्वेग जो है वो संज्ञान को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने है स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है आपसे कि निम्नलिखित में कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। बेटा अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको। बेटा जो तत्व अधिगम के स्तर को सुधारने की और वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग होती है, अगर उसको सुधारने में और वृद्धि करने में सहायक होते हैं तो उन्हें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक में अभिप्रेरणा आता है, पुनर्बलन आता है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण आता है, परिपक्वता आता है और बौद्धिक योग्यता आता है। ठीक है, और क्षमता, विषय वस्तु की रचना, व्यवस्था और अर्थपूर्णता, ये हमारे प्रमुख इसमें आते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित करते हैं विद्यार्थी की अभिरुचि, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है विद्यार्थी की अभिरुचि, दूसरा विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य और शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो आइए देखते हैं ध्यान से बेटा कि कौन से अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थी की जो अभिरुचि है बिल्कुल अधिगम को प्रभावित करेगी। अगर विद्यार्थी चाहेगा तो ही काम हमारा हो सकता है, तभी अच्छा कर पाएगा। विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य, अगर विद्यार्थी स्वस्थ है तो ही काम करने में उसका मन लगेगा। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, बिल्कुल आपको एक प्लानिंग के साथ चलना होगा। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, जी हाँ बिल्कुल आपको विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध भी देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कूट 1 आपका जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन जो लेवल है ना थोड़ा सा ठीक आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का लेवल पेपर में भी आपको ठीक ही आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे बहुत हल्का लेवल करके एग्जाम में चले जाते हैं तैयारी करके कहीं से भी। तो मैं आपको नहीं चाहता बेटा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आप एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन को फेस करें ताकि आपको भी लगे थोड़ा सा उलझन सी, क्योंकि जो सी-टेट का लेवल है थोड़ा सा बेटा सभी टेट से अलग होता है, क्योंकि सेंटर लेवल का टेट होता है और सेंटर लेवल के टेट में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि स्टेट लेवल का जो टेट है और आपका जो सेंट्रल लेवल का टेट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल सी-टेट में कुछ अलग होता है और बाकी टेट में अलग होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सेशंस को बेटा आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भाई आ जाओ जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बेटा ज्ञान के सार्थक संरचना, तो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। तो सबसे पहले दिया है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध है क्या, दूसरा दिया है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हैं क्या, तीसरा लगातार अभ्यास एवं तथा बार बार स्मरण करना है, या पुरस्कार एवं दंड। बेटा अगर आपको ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया को जानना है, ज्ञान के सार्थक प्रक्रिया को जानना है, तो आपको बेटा समाज की पारस्परिक क्रियाओं को जानना पड़ेगा। यानी अगर आप सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं को जानते हैं, क्योंकि मैकाइवर और पेज दो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने बताया है कि समाज व्यक्ति का समूह नहीं होता, बल्कि उनके मध्य पाया जाने वाला एक संबंध होता है। यानी बेटा जो समाज में लोग रहते हैं केवल वो लोगों का ही समूह नहीं है, यानी उनके बीच में कुछ संबंध होता है, तभी एक समाज बनता है और उसी व्यवस्था को हम एक समाज कहते हैं। तो समाज को देखा या स्पर्श तो किया नहीं जा सकता, लेकिन समाज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बेटा हम पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट पहलू को माना जाता है। तो यानी कुल मिलाकर के जो ज्ञान का सार्थक संरचना की जो प्रक्रिया है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका रहेगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन को अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस भी बेटा आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और शेयर करते रहो भाई, शेयर करोगे जितना उतना अच्छा है। और क्वेश्चन को लगाते रहिएगा, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट आप भी करिएगा, क्योंकि आपके लिए बेटा प्रैक्टिस पेपर आता है, हम तो आपके लिए हेल्प हैं कि हम आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस तरीके से होगा। लगाइएगा आप भी क्वेश्चंस को पढ़ा करिएगा, ऑप्शन को पढ़ा करिएगा, तब आप सोचिएगा एटलीस्ट ऑप्शन हो क्या सकता है। ठीक है बच्चे, तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है।
जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए बेटा वीडियो तैयार किया जाता है। तो अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छे से बेटा। कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी उसको ज़रूर ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा फ़िलहाल अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो आपका आता है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था की बात को पूछ रहा है कि बाल्यावस्था क्या होता है बेटा। तो मैं आपको बता दूं, ये है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, या फिर ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, या समकालीन सामाजिक संरचना मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है, या यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। बताओ बाल्यावस्था क्या होता है। तो बेटा सबसे पहली अवस्था आती है शेषावस्था, और शेषावस्था के बाद हमारी आती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था शेषावस्था के बाद आती है तो बालक कुछ सीखता है। बालक जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वातावरण से परिचित होता है, अलग अलग चीज़ों का अनुभव करता है। तो बेटा इसमें क्या करता है, वो संस्कृति के संदर्भ में अपनी चीज़ों को जानता है। तो बच्चे जो है शून्य से शुरुआत करते हैं, उनकी गुण पूरी तरीके से परिवेश के द्वारा, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2, ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान होता है। जी बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक, बच्चा संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामाजिक संरचना नहीं हो सकता एकदम से, बच्चे दुष्ट तो कभी पैदा हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका 2। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नया सेशन का क्वेश्चन आपका लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अगर आप देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस को करना है बेटा उसी के हिसाब से। ऑफलाइन वालों बच्चों के साथ ही मैं ये वीडियो को डाउन बनाता हूँ बेटा, तो उसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं बेटा वो ध्यान से समझ लीजिएगा, और बाकी जो ऑनलाइन इसको देखेंगे बेटा वो चीज़ भी इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन वाले बैच वाले बच्चे भी अपना करें और ऑनलाइन वाले अपना करेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल 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 जी बेटा जी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो बेटा क्वेश्चन है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था जो होती है वो कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं, मध्य बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। बस टोटल बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। इसमें से पूर्व बाल्यावस्था 6 से 8 की होती है, जो मध्य से बाल्यावस्था होती है वो 8 से लेकर के 10 तक की होती है, और उत्तर जो होती है वो 10 से लेकर 12 तक की होती है, ठीक है। टोटल जो होती है 6 से 12 तक की होती है। समझ आ रही है बात। तो मध्य बाल्यावस्था जो है आपकी क्या होती है वो आपको मैंने बताया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषता बताओ। विशेषता क्या है कि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी। अब बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था में है, यदि बच्चे की जो आयु है वो 8 से 10 साल की, ठीक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधि द्वारा घटित होता है। बिल्कुल नहीं होता जी, मुख्य गतिविधि द्वारा नहीं होगा। दूसरा, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, तो इसमें नहीं होता है। 8 से 10 वाले में बहुत तेज़ी से नहीं होता है, उस आपकी किशोर अवस्था होती है। अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क, बच्चा है वैज्ञानिक तर्क बिल्कुल नहीं जानता है, ठीक है। बच्चे तार्किक या मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ, बिल्कुल अपना माइंड चलाना शुरू कर देगा, ये सोचना कि भाई हाँ एटलीस्ट हो क्या रहा है मेरे साथ, कोई मुझे क्या कह रहा है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो बच्चा जो है यहाँ पर एक जो मध्य बाल्यावस्था वाला बालक है, वो बालक यहाँ पर जो है सोचेगा और एक तरीके से तार्किक रूप से सोचेगा कि ऐसा इसने मुझे क्यों कहा या ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। 8 से 10 साल का बच्चा इतना सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चा जो है ये सारी चीज़ें जानता है, व्यवहार करना वो जान जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सेशन को शेयर ज़रूर कर देंगे भाई, सेशन को शेयर ज़रूर कर देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, 7 कहता है कि परिवार एवं पड़ोस, पास पड़ोस के जो बच्चों के सामाजिकरण की, जो परिवार होता है बेटा और पास पड़ोस होता है, वो बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी होती है, या मनोवैज्ञानिक एजेंसी होती है, या प्राथमिक एजेंसी होती है, या मध्य एजेंसी होती है। तो बेटा जो समाज है ना, समाज जो है अगर देखा जाए सामाजिकरण की क्या प्रक्रिया है, मनुष्य कब रहेगा, मनुष्य सामाजिकरण कब सीखेगा, जब वो समाज में आएगा। अगर वो परिवार में ही रहेगा, केवल परिवार के अंदर है, तो वो इतना नहीं सीख पाएगा। लेकिन परिवार और पास पड़ोस जो है
वो समाजीकरण की कौन सी एजेंसी रहेगी? पहली एजेंसी। जो भी सीखेगा वो घर से ही सीखेगा, बाहर से सीखेगा, थोड़ा सा आस पड़ोस से सीखेगा, सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 3 रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिन बच्चों ने आपका ऑप्शन नंबर सी अपने माइंड में क्लिक किया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है, वो अपना मार्क्स मान सकते हैं, 1 नंबर उनका पक्का हो गया है। ठीक है, क्वेश्चंस इस तरीके से ही रहेंगे। क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है और पेपर जो है आपका वो ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन मोड में होगा बेटा। कुछ बच्चे हमारे पूछ रहे हैं कि भाई हमारा एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो बच्चे एडमिट कार्ड 18 तारीख को आपका आ जाएगा, और एडमिट कार्ड के लिए जैसे कोई लिंक आता है मैं अलग से वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, किस तरीके से डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ें हम बता देंगे बेटा। तो अभी आपको केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट पता चला है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अभी आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, और 18 तारीख को आपका कुल मिला के फाइनली जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, और उस जारी पर आप देख सकते हैं कि आपका स्कूल सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है। अभी आपको होम डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने दिया है। बिल्कुल समझ आ गई बात? बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तिनिष्ठता पहला है, दूसरा खोज अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और चौथा पाड़ यानी ढांचा। तो बेटा देखिए ध्यान रखेंगे, जो हमारे वाइगोत्स्की हुए हैं ये एक रूसी वैज्ञानिक हुए हैं, वाइगोत्स्की हुए हैं रूसी वैज्ञानिक हुए हैं, और उन्होंने बच्चे के वयस्क के एक तरीके से अधिगम के बारे में बताया है। और अगर आपसे बात की जाए बेटा कि वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? जो वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्थापित होता है तो उसे हम कहते हैं बेटा खोजपूर्ण अधिगम। क्या कहते हैं उसको? खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सेशन को बढ़ाते चलो आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपका देखा जाए तो इस तरीके से कुछ है, और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन दिया है आपका इस तरीके से। क्वेश्चन दिया है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई। जो नूर है बेटा वो विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल जाती है, और वह कहते हुए तान्या को उसका लंच साझा करने के लिए कहा। ठीक है, उसने कहा, तान्या से कहा गया कि उसका जो लंच है वो साझा करने के लिए कहा गया, नूर उसी के साथ खा लेगी। तो तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर के कथन का डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। बच्चा जो है साझा करना सीख रहा है। बच्चे ने कहा कि कल मैंने कराया था, आपने भी कराया होगा कहीं भी, क्यों भाई? कराया नहीं कराया? बिल्कुल कराया होगा। अगर लंच साझा कराया है तो जानते होंगे क्यों, क्योंकि आपने साझा कराया है। तो क्यों कराया होगा? तो कौन सा कथन डैश अभिविन्यास और प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है? तो उसके लिए ऑप्शंस के लिए चलते हैं। ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन है आदान प्रदान परंपरागत, यानी जो पहला ऑप्शन है कि बच्चा जो है उसके मन में आदान प्रदान की बात आ गई और परंपरागत अवस्था है, या कानून व्यवस्था उसके दिमाग में आ गई कि भाई नहीं मैंने कल दिया था, ये कानून में लिखा है, आज आप मुझे दोगे। आज्ञा पालन की बात भी नहीं हो सकती, या अच्छा होना, यह अच्छी बात है परंपरागत में। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि बच्चे के मन में आया कि भाई जो हमारा अवधारणा है वो आदान प्रदान की है। कल आपने किया था, आज आप, कल मैंने किया था, आज आप कर लीजिएगा। भाई आप कहते हो ना बचपन में, कहा नहीं कहा, बताओ बताइए। जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं, जितने बच्चे सुन रहे हैं, जितने भी लगे हुए हैं सीटेट में, कभी लंच शेयर किया हो तो कहा होगा भाई आज कल हमने दिया था, आज तुम दे दीजिएगा। और ये कैसी अवस्था है? परंपरागत अवस्था है। ठीक है, कैसी अवस्था है? परंपरागत अवस्था है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? बेटा समाज में जो अलग अलग लिंग हैं हमारे, मेल फीमेल है ना, उनके मानने जाने वाली प्रारूपिक जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में लोगों को मानने की जो अवधारणाएं हैं वो क्या हैं?
तो वो जेंडर रूढ़िवादिताओं में आता है, या वो जेंडर विभेदीकरण में आता है, जेंडर भूमिकाओं में आता है, जेंडर पहचान में आता है। 10 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए, सोचिए ज़रा। समाज में अलग अलग लिंग हैं बेटा, मेल सिस्टम अलग है, फीमेल अलग है और न्यूट्रल अलग है। तो तीनों के बारे में अलग अलग विशेषताएं हैं। तो लोगों की अवधारणाएं को क्या कहा गया है, लोगों की अवधारणाओं को क्या कहा गया है बताइए। तो बेटा उसे बोला गया आपका जेंडर रूढ़िवाद। क्या बोला गया? जेंडर रूढ़िवाद। ये आपने पढ़ा होगा बीएड में भी, जेंडर रूढ़िवाद ये होता है। तो जेंडर रूढ़िवाद में आप देख सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा। जी जी बिल्कुल, जेंडर रूढ़िवाद ही है बेटा, सही बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11th क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में बेटा चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को कार्य करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है बेटा, या ये जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है, या जेंडर रूढ़िवाद को समाप्त करता है, या जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है? बताइए। जो पिता हैं बेटा वो कार्यों में लगे रहते हैं और माता जो है साहसी गतिविधियों को करती है, जो साहसी गतिविधियाँ हैं। तो जो हमारे समाज में जो चला आ रहा है कि भाई महिलाएं साहसी कार्य नहीं कर सकती, पुरुष ही साहसी कार्य कर सकते हैं, या महिलाएं केवल घर का ही काम करेंगी, पुरुष वर्ग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है, माताएं भी साहसी कार्य कर रही हैं। लड़कियां हमारी जो वीरांगनाएं हैं, महारानी लक्ष्मीबाई है, कितना साहस का काम किया है। और कुछ हैं ऐसे जो घर में काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे जो लड़का और लड़की में बेटा जो रूढ़िवाद हो रहा है, जो लड़का और लड़की में जो रूढ़िवाद हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, इसमें वो समाप्त हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ आ रही है बात? सेशन अगर बढ़िया लग रहा है, सेशन में अगर क्वेश्चन लग रहे हैं कि भाई हाँ अच्छे क्वेश्चन हमारे सेशन के अंतर्गत हैं और आपको लगता है और आपका दिल कहता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि जो प्रैक्टिस पेपर है मैं आपको देता ऐसे ही रहूँगा। तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता बेटा, तब तक आपके लिए प्रैक्टिस पेपर ला रहे हैं। तो आप बिल्कुल पेपर को लगाइएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा। एटलीस्ट आप अपने आप को जाँचिए, परखिए कि एटलीस्ट आपने किया क्या है। और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं बेटा उसको मैं समझा भी रहा हूँ आपको। तो सारी चीज़ें आप क्लियर करते चलिए, इसमें कोई आपको सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सोचने और समझने का समय चला गया है। अब समय है बिल्कुल अपने एम को पाने का। समझ रहे हो ना भाई? एम को पाने का समय आ गया है, बिल्कुल ऐसी घड़ी पर आ गए हैं कि अब कुछ सोचना नहीं है, अब केवल एम को पाना है। सरकार भी आपका साथ नहीं दे रही है, अच्छे साथ छोड़ के चले जाते हैं। सरकार ने भी बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया, जैसे कि आपको पता है। और ये मुद्दा छोटा मोटा नहीं कह सकता, मैं तो काफ़ी बड़ा मुद्दा कहूँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी जितने भी दोस्त या जितने भी भाई बहन हमारे लगे हुए थे तैयारी में, वो उनके ऊपर क्या है, बहुत सारे बच्चे कितने पीछे वाली फैमिली से आते हैं, उनका बैकग्राउंड भी मजबूत नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी बीएड करते हैं। अब उसके बारे में कौन क्या कहे, उसके बारे में कोई क्या कहे बताइए? कोई सोचने वाला है? बिल्कुल कोई सोचने वाला नहीं है। और सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है, कोई किसी के बारे में सोचने वाला नहीं है। और आप लोगों की आवाज़ को अगर बढ़ाना है तो बेटा आप थोड़ा सा मेहनत करके अपनी बातों को बढ़ाइएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने कह दिया, अगर गवर्नमेंट आज ये चीज़ कह रही है तो कल क्यों नहीं सोचा था? जब जो बच्चे हमारे केवी के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, 6 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, कोर्ट को पता है 6 महीने कितने कीमती होते हैं, कोर्ट को पता है 6 महीने कीमती कितने होते हैं। जिस जज ने फैसला दिया है, एटलीस्ट एक बार 6 महीने आकर तो देखे, बेरोज़गार बैठ के तो देखे, एक बार 6 महीने फ्री होके बैठे और कुछ ना करे, एटलीस्ट तब पता चलेगा कि भारत का जो युवा बेरोज़गार है, जो तैयारी कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, और सबको जरूर से पता चले कि मैं बाहर हो गया हूँ, कितनी दिक्कतों का सामना होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप सब की एकता ही कुछ कर सकती है। अभी मोहर लगी नहीं है, अगर आप लोग सब एक जश्न दिखाते हैं, थोड़ा सा अपना रोज़ दिखाइएगा, ट्विटर पर ट्वीट करिएगा, सोशल मीडिया पर दिखाइएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बहुत सारी हमारी बहनें होती हैं कैसी मजबूरी के साथ अपने बीएड को करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा। एक मैं अच्छा विषय नहीं बोलूँगा, इस पर ज़्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है इस विषय पर।
क्योंकि आप शिक्षार्थी हैं, आप जो हैं आगे बढ़ने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं, ये चीज़ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट सारी ही है, क्योंकि आपके पक्ष में फ़ैसला आया है। अब ये चीज़ें कौन क्लियर करेगा, ये तो सरकार को ही देखना चाहिए, गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए कि क्या होगा। कोई बात नहीं, बट सेशन को आगे बढ़ाएंगे सेशन में, क्योंकि अभी कहते हैं ना कि चाबी का जो आखिरी चाबी होती है गुच्छे की, वो भी कभी कभी हमारा ताला खोल देती है। तो आप हार मत मानिएगा, बिल्कुल लगे रहिएगा सट करके, सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल 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 यही होता है लाइफ में, कब किस समय एग्ज़ाम ले ले, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि ये आपकी केवल सीटेट की परीक्षा नहीं हो रही, आपके व्यक्तित्व की भी परीक्षा हो रही है, आपके व्यक्तित्व की भी परीक्षा हो रही है। ठीक है ना? चलो कोई नहीं, चलते हैं बेटा, जो होगा अपील करेंगे, अपील डाल भी दिया है मैंने तो। ठीक है, इस चीज़ के लिए कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ क्या है, एक बार और मंथन किया जाए, सोचा जाए एटलीस्ट होता क्या है। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन 12 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? नंबर 1, पैटर्न को खोजने की, कि तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। नंबर 2, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। नंबर 3, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। और नंबर 4, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आप लोग बस पढ़ते ही रह जाते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था बेटा, और उन्होंने बताया था कि बुद्धि कोई तत्व नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर ही कार्य करती है। और तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत जो तार्किक बुद्धि होती है बेटा, उसमें गणितीय हमारा आता है। उसके अंदर गार्डनर ने कहा था कि ये जो सिद्धांत हैं वैज्ञानिक पैटर्न को खोजने के लिए एक लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता बनाए रखने का चिंतन होता है। ठीक है ना? तो बेटा अगर आप बात करते हैं कि बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता, आप बात करी गई है तार्किक गणितीय, तो यहाँ पर तार्किक गणितीय की बात की गई है। तो इसमें बताया गया कोई भी अगर तर्क से सोचेगा बेटा तो केवल वो पैटर्न की बात करेगा। आप अगर देखेंगे कि मैथमेटिक्स का टीचर अगर आप बनेंगे तो आप देखेंगे कि आप कोई ना कोई ऐसा पैटर्न लाओगे निकाल के कि वो अच्छा हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 बेटा, अब आपका पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, कुछ क्वेश्चन आता है आपका कि जीन पियाजे के, जो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ गए हैं भाई। हाँ बिल्कुल करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार, थोड़ा जल का सेवन कर लें हम भी। अगर बेटा क्वेश्चन सेशन के अंदर अच्छे ना लग रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आया हूँ आपके लिए, और स्पेशली ओल्ड सेशन, मतलब जो ओल्ड पेपर हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन 2019 के हैं, और आप 23 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सोचिएगा कितना आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, आप एग्ज़ाम में बैठ के देखना कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? बताइए, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था बेटा, उसके सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में आता है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आता है, संवेदी चालक अवस्था में आता है, पूर्व में आता है, या मूर्त में आता है? बताइए बताइए, बिल्कुल बिल्कुल सोचिए थोड़ा सा कि जो जीन पियाजे ने बताया था बेटा, पियाजे का मानना था कि व्यक्ति में जो विकास है ना, उसके बचपन में ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ये जो है सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताया गया था कि मानव जो ज्ञान अर्जन करता है वो कैसे करता है। तो पियाजे ने बताया था ये अमूर्त सक्रियात्मक होता है। कैसे सक्रियात्मक होता है बेटा? अमूर्त की बात अगर मैं करूँ तो अमूर्त के बारे में ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ आपका? 1 हो गया करेक्ट। ये आपको पियाजे की सारी अवस्थाएँ दी गई हैं, तो लेकिन जो परिकल्पना है वो उसके अमूर्त में ही चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका आता है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में
सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। बच्चों के चिंतन के बारे में समझना है। बच्चे जो सामाजिक प्रक्रिया कर रहे हैं, बच्चे जो सांस्कृतिक संदर्भ कर रहे हैं, उसके प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये बात किसने कहा था? बच्चों के बारे में चिंता करनी है, एक बात किसने कही थी? अल्बर्ट बंडूरा ने, या लॉरेंस कोलबर्ग ने, या जीन पियाजे ने, या लेव वाइगोस्की ने? बताइए। बच्चों के बारे में बेटा जो लेव वाइगोस्की में है, हमारे सोवियत संघ के एक मनोवैज्ञानिक में है, मैं आपको बता देता हूँ। और मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। तो अगर हम अभी बात कर रहे थे सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में, यानी इसके बारे में केवल किसने बताया? लेव वाइगोत्स्की ने ही बताया है। तो वाइगोत्स्की होगा इसका सही आंसर। तो जो हमारे वाइगोत्स्की हैं बेटा, उन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी लगाइएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी सेशन को बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बढ़ाओ सेशन को। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 कक्षा मतलब ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान रखना है, ग्रेड 6 से 8 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहे, बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, या ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। भाई बच्चा 6 क्लास से 8 क्लास तक पढ़ रहा है ना, या पढ़ाने के लिए केवल और केवल सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए? बताइए। तो बेटा बच्चे के सामने ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करेंगे जो तर्क से सोचे। बच्चा जो है वो 6 क्लास से और 8 क्लास के बीच है, क्योंकि यहाँ बच्चे को सोचने का काम बनता है। संज्ञानात्मक विकास यही कहता है कि जो बच्चा है वो सोचेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान कर लेनी है बात। क्लियर जी? बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन पर अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16। क्या कहता है बेटा आपका? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में बताइए। भाई छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली होती है, ठीक है, जिसमें छात्र के विकास को देखा जाता है। तो पहला बोला गया विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन। बताइए, सोचो जरा थोड़ा सा भाई। जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे हैं भाई क्लास में, ये ध्यान से समझिएगा और बताइएगा मुझे क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है? जी हाँ। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन बेटा विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए ही हमारा संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। आपका संरचनात्मक आकलन भी गलत है, संकलनात्मक भी गलत है, और ना ही संरचनात्मक ना ही संकलन, ये भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका। 17 में क्या कह रहा है बेटा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? बेटा बच्चे जो हैं उनकी आदत, उनकी कौशल, उनके मूल्य और अभिप्रेरणा को जो विकसित करते हैं, जो उन्हें समाज का जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? समाज का बना रही है ना, तो विभेदीकरण तो नहीं कहलाएगा, समावेशन नहीं कहलाएगा, मुख्य धारा से जोड़ना नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सामाजिकरण कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, समाजीकरण कहलाएगा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे, सही जा रहे हैं बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सही जा रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी मैं बोलना चाहूँगा बेटा, आप अपनी क्लास पे इसको अच्छे से देखें, हर चीज़ को समझिए बेटा। समाजीकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो इसके माध्यम से बेटा मनुष्य जो है वो अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधि इत्यादि इत्यादि चीज़ों को सीखता है। बिल्कुल 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 सही, ये सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे सभी स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन आपका आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका आता है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण, आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया है बेटा कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, या व्यक्तित्व विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, या परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, या मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। बताओ, सही बता रहे हैं, सही बताना है। तो ये जो सबसे लास्ट वाला कहा है ना कि मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता ना ये, इस तरीके से तो बिल्कुल गलत कह दिया भाई। दोनों चीज़ें ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण के रूप में व्यक्ति को विकास को निर्धारित करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा ये भी। भिन्नताओं का एकमात्र कारण, बिल्कुल नहीं है एकमात्र कारण। आनुवांशिकता कैसे हो जाएगा, आप जन्म से सारी भिन्नताएं थोड़ी ना सीखते हैं, आनुवांशिक थोड़ी ना आती हैं आपके अंदर सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आती हैं आनुवांशिक रूप से। हाँ, तो आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही हमारे पारस्परिक क्रियाएँ होती हैं जो मानव विकास को प्रभावित करती हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? जी हाँ, जी हाँ। कोई डाउट हो तो बताइएगा, आप उसको क्लियर कर देंगे आपका भाई। जितने भी ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं सभी के लिए है, ऑनलाइन वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो भी ध्यान से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। अगर आपको आ गया बच्चे तो जितने भी दोस्त हैं ना इस बार सीटेट पार कर लेंगे, ये निश्चित है, ये निश्चित है। आप दोनों पेपर देने जा रहे हो ना, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में क्या होगा वो देखा जाएगा। अगर आपने बीएड किया है पेपर 1 को भी संभालिएगा, लेकिन पेपर 2 को उससे पहले संभालिएगा, क्योंकि पेपर 2 का क्लियर करना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी हो गया है। बीपीएससी वाली भर्ती में क्या होगा, बीपीएससी वाली भर्ती में बेटा अभी सस्पेंस चल रहा है। जब तक फाइनली रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ नहीं कहा जाएगा। अभी बस आदेश हुआ है, मोहर लग जाए एक बार, फिर जो नोटिस जारी होगा वो नोटिस आप तक पहुंच जाएगा बेटा। वो नोटिस आपको बता दिया जाएगा एटलीस्ट हुआ क्या है। क्या बीपीएससी में पीआरटी वाले बैठ पाएंगे, बीपीएससी में जो पीआरटी सेक्शन में बच्चे हैं हमारे, क्या उन्होंने बीएड किया हुआ, क्या वो उसमें एप्लीकेबल होंगे, नहीं होंगे। फॉर्म तो फिल कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें अभी इसमें कुछ कहना गलत है मेरे द्वारा अगर मैं कुछ कहता हूँ तो कि अफवाह फैलाना काम नहीं है बेटा। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं, अफवाह नहीं फैलाएंगे, जो राइट होगा वही बताएंगे। सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, सेशन को ज़बरदस्त बनाते चलेंगे। लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना ज़रूरी है आप लोगों के द्वारा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट चलता है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। प्रगतिशील कक्षा बेटा, प्रगतिशील समझते हो, जिसमें हमारे अच्छे बच्चे बैठते हैं। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारी एनसीएफ है बेटा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अगर मैं बताऊं तो प्रगतिशील शिक्षा पर ही बल दिया गया है और विद्यार्थी को ज्ञान की संरचना वाले करने वाला बताया गया है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। जो विद्यार्थी होते हैं बेटा प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना करेंगे। ठीक है, ज्ञान की संरचना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर और ये आपका हो जाएगा आपका अच्छा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हाँ सेकंड ऑप्शन के साथ चलेंगे बेटा, सेकंड ऑप्शन के साथ चलेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेशन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चलेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो बताया गया है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता को प्रमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। भाई ये बताया गया है कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बार बार ये चीज़ जताई जा रही है, तो टीचर क्या करे। टीचर जो है सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी उदाहरण बताए, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करे। अनदेखा तो टीचर बिल्कुल नहीं करेगा।
ठीक है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करें। प्रतियोगिता डायरेक्ट नहीं करनी क्योंकि बच्चों में डिमोटिवेशन तो पहले ही आ गया है। ठीक है। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़ने के लिए हम कभी कहेंगे? एक अध्यापक होने के नाते कभी नहीं कहेंगे। तो केवल ऑप्शन बचता है 1, एक रोल मॉडल का अदा करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा शिक्षक बनना पड़ेगा। अच्छा शिक्षक अगर आप बनेंगे तो आप करवा सकते हैं रूढ़िवादिता को कम, और हो जाएगा बच्चों का कल्याण। बच्चों के मन में जो भावना आ रही है कि उनको बार बार उनका प्रदर्शन कमज़ोर है, वो चीज़ आप ख़त्म कर सकते हैं एक रोल मॉडल को अच्छा अदा करके। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आता है भाई, 22वां क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ठीक है। सेशन को ज़बरदस्त बना के चल रहे हैं, एक एक चीज़ क्लियर करते चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज़ क्लियर करेंगे। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। तो ये किस चीज़ के सूचक हैं? अगर कोई बच्चा ऐसा फील कर रहा है ये सारी बातें, तो किस चीज़ का सूचक है? मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी की सूचना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक स्वलीन विद्यार्थी की नहीं, अपने आप में लीन तो होगा ही नहीं। एक सृजनात्मक विद्यार्थी कभी ऐसा सोचेगा ही नहीं। अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी, बिल्कुल सही बात है। अधिगम आसक्तता वाला यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अधिगम आसक्तता वाला जो विद्यार्थी है वो यही सोचेगा कि उसको सीखने की क्षमता या योग्यता की कमी है या उसमें अनुपस्थिति है, कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। बच्चे देखो, प्रयास करेगा तभी तो सीखेगा, प्रयास ही नहीं करेगा तो। आसक्तता जो होती है बेटा, वो कई श्रेणी में आता है। आसक्तता के अंतर्गत आता है पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों को न पहचानना, कठिनाई करना, शब्दावली कौशल में निम्न जाना और समझने याद करने की कठिनाई को महसूस करना। ठीक है। तो बच्चा जो है अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी की खास बात होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 23 आपका आता है। 23 में क्या है भाई? 23 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावशाली समस्या देख रहे हो ना, प्रभावशाली समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर 1 साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनियमितता यानी एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, या प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल जल्दी आंसर दीजिए करें, फटाफट सेशन को सॉर्ट आउट करेंगे। बताइए जल्दी। प्रभावशाली समस्या क्या करती है? कोई भी प्रभावशाली समस्या है तो साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्य में विभाजित करेंगे और तब उसका हम हल निकालेंगे। ठीक है। बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, कैसी बात करते हो, समस्या है तो ध्यान तो देना पड़ेगा, है ना। केवल परंपरागत पर बात चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। परंपरागत के अनुसार एक ही आयाम में सीमित रहेंगे? नहीं जी, एक आयाम में सीमित रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़िएगा। हाँ बिल्कुल चलिएगा बेटा। हाँ क्या कह रहे हो भाई? स्वतंत्रता छीन ली गई? अरे ना ना बेटा, ऐसी बात ना कर, ऐसी बात नहीं किया करते। ये ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं ना भाई, देखो स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं छीनी गई है, स्वतंत्रता आपकी बनी हुई है। समझ रहे हो ना? स्वतंत्रता आपकी बनी हुई है। बेशक पीआरटी से बाहर हुए हो, बाकी जगत से बाहर बिल्कुल नहीं हुए। बिल्कुल सही बात है। ऑफलाइन वाले बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन ना करें भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 24 चल रहा है। ठीक है। 24 चल रहा है हमारा। 24 में हम क्या करेंगे कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में क्या करना चाहता है? जो एक शिक्षक है बेटा, वो एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? बताइए। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ये बेटा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को लेना, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास के रटना तो है ही नहीं, रटने वाला ऑप्शन तो तुरंत गलत है। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप से तरीकों का प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब एक जैसे नहीं हो सकते। अत्यधिक लिखित कार्य क्यों दोगे भाई? लिखित कार्य ज़्यादा लिखित कार्य नहीं देंगे आप। अगर एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप जो क्या करेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे।
ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। बहुत उम्मीद है आप लोगों से, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपका, देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। सृजनात्मक विद्यार्थी हैं बेटा, सृजनात्मक विद्यार्थी हैं, उनको सृजनात्मक बालक क्या होता है बेटा, उसकी उसकी पहचान उसके गुणों से हो जाती है। ठीक है, बालक में प्रभाव, मौलिकता, अनुशासन, उत्साह, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, वो सृजनात्मक विद्यार्थी होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी को जोखिम लेने वाले कार्यों से जोखिम क्यों दिलाओगे भाई, बच्चों को जोखिम नहीं दिलाना आपको। अब सारी चिंतन पर नहीं, अब सारी चिंतन नहीं होगा, अभी सारी चिंतन बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन बता देता है बेटा। दोस्तों जितने भी हम आप वीडियो देख रहे हो ना बेटा, ऑप्शन खुद बोलेगा कि मैं इसका आंसर हूँ। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, सेशन के क्वेश्चन को समझ के जाना है बेटा। सेशन मज़ेदार होने जा रहा है, सेशन मज़ेदार होने जा रहा है, बिल्कुल एकदम मज़ा आ रहा है। वो अगर आपको इंटरेस्टेड लग रहा है ना सेशन में, अगर लग रहा है कि यहाँ पे गुंजाइश है कि बिल्कुल लाइक करने वाली, तो कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा बेटा, क्योंकि आपके लिए सारी मेहनत होती है, आपको समझाने के लिए सारी मेहनत होती है। आपको क्वेश्चन को पढ़ने से और ऑप्शन को पढ़ने से केवल आंसर समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा आप समझिएगा एटलीस्ट कि कहना क्या चाहता है, वो चीज़ क्लियर हो गई, क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, बढ़ते हैं सेशन को आगे लेकर के। और सेशन में अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, और 26 आपका क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से है कुछ। तो ये आता है बेटा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। पहला ऑप्शन दिया है विषय वस्तु, ठीक है, कि बच्चों के संपूर्ण कुशल, देखो हम जो बात कर रहे हैं वो सार्थक अधिगम की बात कर रहे हैं, सही अधिगम। तो बच्चों के लिए आप बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करेंगे, ये तो बात सही लग रही है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या नहीं, परीक्षणों की संख्या मत बढ़ाइएगा, परीक्षण बढ़ा दोगे तो बच्चा डिमोटिवेशन में चला जाएगा। ठीक है, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा, ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये सही क्रम नहीं है, सार्थक क्रम नहीं है आपका ये। व्याख्यान विधि को अपनाएं, केवल नहीं, व्याख्यान विधि से ये बात नहीं बनेगी। तो आप बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम बच्चों को सरोकार प्रति सच्चा सरोकार करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आपका 27 क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, या बच्चों के द्वारा बच्चों के अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, या बच्चों के विचारों को खारिज कर देना चाहिए, या बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। बताइए, सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना बच्चे के अंदर है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कई बार अपनी सहज बुद्धि से आप सोचते हैं, तो बच्चों को डांटना तो बिल्कुल नहीं है, एक टीचर होने के नाते आप डांट तो सकते ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। उसके बाद बच्चों के द्वारा अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, जो बच्चों ने अवधारणाएं ली हैं उनको चुनौती देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप करिए बेटा, हमें कहना चाहिए कि आप करिएगा इनको। बच्चों के विचारों को खारिज बिल्कुल नहीं करेंगे हम, और बच्चों के सिद्धांतों को अनदेखा नहीं करना, हम एक शिक्षक हैं बेटा, है ना, तो अनदेखा नहीं करेंगे। तो कुल मिला के किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हमको जाना पड़ेगा बेटा, और ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, या प्रयोग पर्यवेक्षण संवाद परिचर्चा। बिल्कुल संवाद परिचर्चा होनी चाहिए, प्रयोग पर्यवेक्षण भी होना चाहिए। बच्चों की अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने की प्रक्रिया, अनुमान लगाइएगा आप अनुमान ही लगाते हैं ज़्यादातर क्लास में, और दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं करेंगे आप, ये इसके अंदर नहीं आता, ये आपकी जो प्रभावशाली शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता। बच्चा दोहराएगा लेकिन आप उसको ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 29 में अगर हम देखते हैं तो 29 क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपका जो है शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से, ठीक है, किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, ये तो गलत काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं आप, उनसे बचना नहीं चाहते, ठीक है। बाहर जाने के लिए कक्षा से बाहर नहीं निकाल सकते आप बच्चों को। पूरी कक्षा के सामने बार बार डांटना तो है ही नहीं। आप ये समझ लीजिए अच्छा शिक्षक, सकारात्मक शिक्षक बनना है तो नहीं डांटना है। अरुचि का कारण जानेंगे, बच्चा एटलीस्ट उसमें रुचि क्यों नहीं ले रहा है, बच्चे की दिक्कत क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। जी बिल्कुल। डिमोटिवेशन आ रहा है भाई, हैं, डिमोटिवेशन आ गया आपके अंदर जब से ये फैसला आया बेटा। डिमोटिवेशन ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको बोलूँगा मैं तो यही बात कि डिमोटिवेशन नहीं है, ये आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार है। आप इसको डिमोटिवेशन लेके जाओगे तो भाई कहाँ जाओगे, बताना क्या करोगे फिर। आप अपने आप को आगे लाओ, आप अपने आप को समझिएगा। आपके पास एक चुनौती आई है और उस चुनौती को सीखना है, ठीक है ना, चुनौती को सीखना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों है ना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। 20 तारीख को आप पेपर 2 बढ़िया करिएगा, पेपर 2 का सेट लगाइएगा, पेपर 2 के क्वेश्चंस को देख, लेवल ले दीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, डिमोटिवेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, डिमोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी यही कहूँगा, डिमोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी जी, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक विचार रखिए, सही दिशा सही ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा, ये निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन का पहलू है बेटा, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, यहाँ पे चलता ही रहता है प्रोसेस। चलो चलो सेशन को बढ़ाओ जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 30 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज के, और बेटा ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। बताइए, यंत्रवद याद करना, विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान होना, अनुबंधन होना या दंड देना। बताइए, सोचिए। चलो आपको 30 सेकंड देता हूँ बेटा, जितने बच्चे हैं फ़िलहाल वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखेंगे, और देखिएगा 30 सेकंड आपको दिए मैंने, 30 सेकंड मैंने आपको दिए, जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सोचिएगा, ज़रा सोचिएगा क्या होगा। सोचिएगा कि नियंत्रण याद करना, यंत्रवद याद करना होगा, या विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होगा, या अनुबंधन होगा, या दंड होगा। जल्दी सोचिए फटाफट। हाँ जी बिल्कुल। तो बेटा संरचनावादी उपागम क्या बताता है, विद्यार्थी का पूर्व का ज्ञान बताता है, किसी भी नवीन ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पूर्व का ज्ञान अगर कुछ होगा तभी तो विद्यार्थी कुछ आगे अच्छा कर पाएगा, बताओ। पूर्व का ज्ञान होगा तभी विद्यार्थी कुछ अच्छा कर पाएगा। तो ये बताता है कि पूर्व का ज्ञान, विद्यार्थी का जो पूर्व का ज्ञान होगा वो संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना चाहेंगे, और जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया उनके लिए बहुत बढ़िया एकदम अच्छा, सही जा रहे हैं बिल्कुल। जी बेटा जी, तो सेशन को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। सेशन पर जो बच्चे नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा बेटा। और एक अच्छे से आपको, अगर आपको लगता है ना सेशन में कुछ दम खम नज़र आया है, सेशन को लगता है कि आपको सेशन में कुछ है, क्वेश्चंस में कुछ पावर नज़र आई है, तो ज़रूर शेयर करिएगा बेटा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है, आप अपनी इस मेहनत का एक लाइक से समर्थन कर सकते हैं बेटा। आपका लाइक हमारे समर्थन के लिए काफ़ी है, तो आप एक लाइक करिएगा। अगला पेपर सीटेट का फिर मिलेगा बेटा, तब तक के लिए आप खुश रहना, मुस्कुराते रहना। और बेटा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, फिर अपील कर देता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हर एक चीज़ आपको समय से मिलेगी। और रही बात आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, उसमें जो अपील दायर की गई है बेटा, उसको लेकर के बात की जाएगी, और जो भी रिजल्ट रहेगा बेटा उसको हम बताएंगे। वैसे नॉर्मली अभी तक का जो फैसला है वो सभी को पता चल गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ, बीएड पीआरटी से बाहर हो चुका है, वो टीजीटी पीजीटी के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। टीजीटी पीजीटी में आप पेपर सेकंड को ही ज़्यादा बनाकर चलिए, जो बच्चे हमारे हैं। और मोस्ट ऑफ सीटेट को देने वाले बच्चे बीएड वाले हैं। देखो कितनी खुशी की बात कि सीटेट पेपर 1 को देने वाले और
ज़्यादातर बीएड स्टूडेंट है, लेकिन अब क्या होगा सरकार जाने, उनका काम जाने बेटा। आप लोग डिमोटिवेशन में मत जाइएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, खूब दिल लगा के तैयारी करिएगा, क्योंकि यही सफ़र है। तो ये सफ़र जो रहा आज का इस सेशन का, काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाला सफ़र था। आप लोगों के साथ बेटा हमारा सफ़र रहा। अगले सफ़र में मिलते हैं, अगले सेशन में एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस पेपर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड टेक केयर।